जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 22वें एपिसोड में 1995-96 के ताइवान संकट की। ताइवान संकट बेसिकली 1995 में 22 मई को तब शुरू हुआ था जब व्हाइट हाउस ने ताइवान के सीनियर लीडर ली थेंग हुए को यूनाइटेड स्टेट के ग्रेजुएट स्कूल रियूनियन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को जून में अटेंड करने की परमिशन दे दी थी। और इस परमिशन को चाइना को विश्वास में लिए बगैर किया गया था। चाइना ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना था क्योंकि वह ताइवान को एक देश के रूप में मानता ही नहीं देता। और उसे लगा था कि अगर यूएसए ताइवान को इसी तरह से बढ़ावा देता रहेगा तो आने वाले समय में ताइवान के लीडर्स अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं, जो वन चाइना पॉलिसी की तरफ एक बड़ा धक्का होगा। इससे पहले भी अमेरिका का ताइवान के प्रति पॉलिसी बदल रही थी। 1982 में जो यूएस चाइना आर्म्स सेल समझौता ताइवान को ऊपर हुआ था, उसको साइड में रख करके बुश प्रशासन ने 1992 में 150 F-16 वॉरप्लेन ताइवान को बेचने का फैसला कर लिया था। उसमें भी चाइना को बिल्कुल भी विश्वास में नहीं लिया गया था। और 1994 में क्लिंटन प्रशासन ने अनऑफिशियली रूप से अपने ताइवान डिप्लोमेसी को बदलना शुरू कर दिया था। जो 1981 से जो लगातार एफर्ट्स किए जा रहे थे चाइना के साथ संबंधों को सुधारने को लेकर के, कि वो ताइवान के साथ कोई भी संबंध चाइना को विश्वास में लेके करेंगे, कि पूरी तरह से खिलाफ था। इसके अलावा अगले ही वर्ष 1995 में ली थेंग हुए को यूनाइटेड स्टेट्स को विजिट करने की परमिशन दे दी गई, वो भी चाइना को बगैर विश्वास में लिए हुए। और चाइना ने यह अपने ऊपर एक तरह से अपमान के रूप में लिया। चाइना को लगा कि अगर कल ताइवान के लीडर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो वह वन चाइना पॉलिसी को और चाइना को बचाए रखने के लिए उसे ताकत का, फोर्स का, मिलिट्री का इस्तेमाल करना होगा और क्षेत्र एक नए युद्ध में जा सकता है और उससे बचा जाना चाहिए। यह चाइना के लिए और क्षेत्र के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। चीज़ें दोस्तों अगले 10 महीने में इतनी ख़राब होती चली गई कि मार्च 1996 में ताइवान के चारों तरफ चाइना ने घेरा डालना शुरू कर दिया, एक तरह से उसको घेरना शुरू कर दिया। ताइवान के समुद्री क्षेत्र में मिसाइल टेस्ट किए गए और एक ही दिन में ताइवान का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप को उस इलाके में डिप्लॉय कर दिया गया। 1995-96 में दोनों ही देश यानी कि यूएसए और चाइना 1960 के शुरुआती वर्षों को छोड़ने के बाद में पहली बार आमने सामने थे। युद्ध जैसी हालात बन गए थे और कोल्ड वॉर के बाद दुनिया और यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ताइवान एक बार एक नए संकट में आमने सामने आ खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी ही थी कि अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए इस इलाके में आ गया और अपने 2 बैटल कैरियर ग्रुप इलाके में डिप्लॉय कर दिए, सिर्फ ताइवान को बचाने के लिए। क्या ताइवान को बचाने के लिए वह इतने लंबे समय से जो चाइना के साथ उसके आपसी कूटनीतिक संबंध चले हुए थे, शांति संबंध चले हुए थे, दोनों ही देश अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, उसे छोड़ने को वो तैयार था? क्यों? ऐसा क्या था कि उस सब को छोड़ करके वो ताइवान को बचाने चला आया? इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अमेरिका को अपनी सैनिक पावर साबित करनी थी, क्षेत्र में चौराट साबित करनी थी और उसे बताना था कि उसके रहते हुए कोई भी देश ताकत के दम पे दूसरे को दबाने की हालत में नहीं है। यूएसए ही दुनिया का पुलिसमैन है, वो यूएसए ही दुनिया का एकमात्र शक्ति है। अब 2 शक्ति नहीं, सिर्फ एक शक्ति है। यह दिखाने के लिए ही यूएसए ताइवान में सीधे सीधे आ गया और चाइना को चैलेंज किया। और चाइना चाइना लड़ने क्यों पहुंच गया? क्या ताइवान को जीतने के लिए? दोस्तों ताइवान और चाइना के बीच में दूरी इतनी कम है, अगर चाइना ताइवान के ऊपर सीधा हमला कर दे तो यूएसए का डिफेंस सिस्टम ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान को चाइना बहुत जल्दी बर्बाद कर देगा। जब तक कि यूएसए पूरी तरह एक्टिव होगा तब तक तो ताइवान एक द्वीपीय देश के रूप में ख़त्म हो चुका होगा या पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। तो फिर चाइना को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? चाइना ने भी वहाँ पे अपने उद्देश्य को पूरा किया था, अपनी सैनिक शक्ति दिखाई थी। चाइना ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। ताइवान को चारों तरफ चाइना ने सिर्फ घेरा डाला और घेरा डाल करके एक ही दिन में ताइवान का शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से क्रेश हो गया और ताइवान को भी समझ में आ गया कि बिना लड़े ही
चाइना ताइवान को बर्बाद करने की हालत में है, इसलिए उसे अपनी चाइना पॉलिसी के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। और उसके बाद के आने वाले वर्षों में जिस तरह से ताइवान के लीडर्स का चाइना के प्रति पॉजिटिव रवैया रहा, पॉजिटिव बिहेव रहा, वो दिखाई देता है। ताइवान ने चाइना के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को एक नए लेवल पे लेकर गए। दोनों ही देश स्टेटस क्वो की हालत में जीने लगे और आज की तारीख में ताइवान में बहुत कम लोग पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। सारे के सारे लोग स्टेटस क्वो में जीने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं, मतलब कि एक तरह से उन्हें चाइना का डोमिनेंस स्वीकार कर लिया है। इस संकट के बाद दोनों ही देश, या बोले तीनों ही देश बेनिफिट में रहे थे। जहां अमेरिका पूरी दुनिया के सामने अपनी चौधराहट दिखा चुका था कि वह आज भी सुपर पावर है, सैनिक सुपर पावर है, वहीं चाइना ने बता दिया था कि वह आने वाले वर्षों में या उस समय भी एक बड़ी शक्ति है और क्षेत्र की महाशक्ति है। और ताइवान को भी समझ में आ गया था कि मिलजुल कर रहने में ही फायदा है, वो टकरा करके चाइना का मुकाबला अमेरिका के दम पे करने की हालत में नहीं है। इस तरह से ताइवान संकट जो 1995 में हुआ था, उसके बाद क्षेत्र में एक लंबी शांति आई और क्षेत्र में तीनों ही देश अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में इस संकट के बाद सफल हुए। सच बोले दोस्तों, कोई भी देश लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो सारे के सारे देश सिर्फ और सिर्फ अपना शो ऑफ कर रहे थे, अपने अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बिना लड़े ही सिर्फ शो ऑफ के जरिए ही अपने अपने उद्देश्यों को तीन देशों ने पा लिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ताइवान संकट के बारे में बात की है। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के आने वाले एपिसोड्स के साथ, क्योंकि पिछले एपिसोड्स को तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और वैसे भी वो यूट्यूब पर हैं, आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।